Hello viewers, welcome back. In this lecture we are going to discuss stopping sight distance. Stopping sight distance. This is the topic of today's lecture. And if you see this figure, in this figure the stopping distance is the distance given between a car and a obstacle. So this car is in motion. So I take the velocity of this car as a small v, initial velocity. So what do you mean by the stopping distance? Stopping distance is the distance which is available at any condition at any instant of time for this particular road. So this is a road, so that a vehicle can stop while moving in this direction. The vehicle can be stopped without collision to this obstacle. ऑब्स्टिकल से बिना टकराए हुए सड़क के ऊपर सड़क के ऊपर वो डिस्टेंस जो ऑब्स्टिकल से बिना टकराए हुए ये जो कार है अपनी वेलोसिटी v से 0 कर दे, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी है इस फिगर में. लाइक दिस, ये रोड जो हमारी है, दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. So the property of road must be taken for the SSD calculation. Okay, this is the obstacle. So the characteristics of this obstacle can be used for SSD calculation, and the velocity of this vehicle. So we have three inputs. So हमने कौन कौन से inputs रखे हैं? I just note down here. The first input is velocity of vehicle, or we can say this is the initial velocity of vehicle. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल हमारे पास कितनी है? v है. और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ व्हीकल हमारे पास क्या होगी? 0 होगी. v से 0 तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर करा है व्हीकल ने, उसको हम कहते हैं SSD. ओके, so this is the another way to define this topic. The second input is obstacle. So obstacle is our second input. So according to IRC, this obstacle must be the height of 15 centimeter over the road. Is it clear? अब ये 15 सेंटीमीटर ही क्यों है? अगर आप ध्यान देंगे तो जो 15 सेंटीमीटर के नीचे आपकी व्हीकल का क्लियरेंस होता है. आजकल सारे व्हीकल्स में एक क्लियरेंस आपको मिलता है सारे व्हीकल्स में. तो हमारा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि 15 सेंटीमीटर से ऊपर जो ऑब्स्टिकल होगा, दिस हाइट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर. तो उस ऑब्स्टिकल से आपका व्हीकल स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा. तो हमें इसीलिए हमने क्या करा है, IRC के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर की वैल्यू को एडॉप्ट करा है. तो ऑब्स्टिकल की डेफिनेशन आप यहाँ पे समझ गए. इज इट क्लियर? तो 15 सेंटीमीटर से ऊपर के जो भी ऑब्स्टिकल होंगे उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ SSD. Now we have the third input, and the third input is this characteristics of road. तो roads की characteristics, roads की property, as you know that road is made up of different material. अभी मैंने ये material discuss नहीं किया है क्योंकि this is a part of your third unit. So right now I am not going detailing in this portion, but just brief idea. मटेरियल डिफरेंट होगा तो आपकी एक चीज़ मिलती है सड़क के ऊपर, वो क्या होता है? अगर कोई भी मटेरियल डिफरेंट होगा तो उसका रफनेस विल बी डिफरेंट.
ओके, फॉर एग्जांपल के लिए आप ओपन चैनल फ्लूम हाइड्रोक्स की लैब ले लीजिए। लाइक दिस इज योर ओपन चैनल फ्लूम। इस फ्लूम में आप क्या करते हो, वाटर को क्या करते हो, मूव कराते हो। ओके, द फ्लो ऑफ वाटर विल बी डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ दिस बेड ऑफ दिस फ्लूम एज वेल एज द साइड ऑफ द फ्लूम। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, दूसरे मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम रफनेस कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सिमिलरली अगर रोड्स में भी हम मटेरियल को डिफरेंट कर दें तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, रफनेस का जो अल्टीमेट फैक्टर होता है जो हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, दैट इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Okay, so this frictional constant, again this frictional constant are the two types in our roads. The first one in the longitudinal direction, in the longitudinal direction, and another one in the transverse direction. समझ में बात आई, दो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन अगर आपको देखना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, क्रॉस डायग्राम एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम ऑफ रोड्स। तो हम यहाँ मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वही जो कल हमने डिस्कस किया था, कल हमेशा हम एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज योर ड्रेन, शोल्डर, आफ्टर शोल्डर वी हैव लाइक कैरेजवे, शोल्डर, ड्रेन। सो इस केस में this must be your z direction and this must be your y direction. So the coefficient of friction in this direction, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रेनी सीजन में इसके ऊपर क्या आता है, वाटर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, ट्रांसवर्स, कौन सा वाला, ट्रांसवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो जो ये रेन ड्रॉप्स कैरेजवे के ऊपर पड़ रही हैं इनको ड्रेन होने में टाइम लगेगा। इज इट क्लियर, ज़्यादा रफ होगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो फिर हमारा कैरेजवे के ऊपर से वाटर रिमूव नहीं होगा और फिर हमारी जो व्हीकल होगा वो उसके ऊपर स्लिप करेगा। तो हमें क्या चाहिए, जो हमारा ट्रांसवर्स कोफिशिएंट है वो हमें चाहिए ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा नहीं चाहिए, एक्चुअल में कम चाहिए, सॉरी इट विल बी लिटिल बिट लो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है, ट्रांसवर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या मतलब है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। नाउ आई ड्रॉ ए डिफरेंट डायग्राम इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बताइए, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, I am just taking only the center line of roads. So this must be your z axis. Here you have a y axis and this is your x axis. So I only take the center line. So this is your center line having certain rise. तो ये राइज किसकी वजह से, कैम्बर की वजह से, ठीक है। तो ग्राफ में ये इस तरीके से दिखेगा और फिर उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ आएगा और फिर ये पोर्शन इधर पीछे चले जाएगा। तो मैं सिर्फ अभी सेंटर लाइन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर, एनी डाउट to this figure, please ask me, otherwise I will move forward. बताइए, कोई डाउट है, नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो जब व्हीकल इसमें मूव करेगा तो व्हीकल तो आपका इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो ये इसके टायर होंगे, तो व्हीकल इस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा विच इज ए फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसके मूवमेंट को रिटार्ड करेगा ना।
तो वो Yes. किसकी वजह से लगता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके लिए हमारे पास एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। सो दिस फ्रिक्शन कोफिशिएंट which oppose the movement of vehicle is known as your longitudinal coefficient of friction, and the value of this longitudinal coefficient of friction is equal to 0.35 to 0.4 depend on the velocity of vehicle। तो ये जो फ्रिक्शन की कोफिशिएंट वैल्यू हमें दे रखी है, ये किसने दी होगी बताइए? IRC ने। IRC ने दे रखी है। क्यों? क्योंकि IRC एक सेमी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? तो रोड कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। ओके? Yes sir. Yes sir. ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स और वी कैन से लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? क्या कह रहे हैं? ट्रांसवर्स को मैं क्या कह रहा हूँ? लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू हम लेते हैं 0.15। ठीक है? ये हम क्यों लेते हैं एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूड? ऑब्वियसली अगर ये कम होगा तो जो वाटर होगा जो कैम्बर के ऊपर और कैरिज वे के ऊपर आ रहा है वो क्या होगा? इजिली रिमूव हो जाएगा और रैपिडली रिमूव होगा। वेयर इन केस ऑफ longitudinal we need a retardation force for braking condition। जब हम ब्रेक लगाएंगे तो हमारे पास एक रिटार्डेशन फोर्स होना चाहिए। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये फ्रिक्शन काम करता है, तो इसकी वजह से हमारे व्हीकल्स क्या होते हैं? स्टॉप्ड होते हैं। अगर मैं इस लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को बहुत कम करूंगा तो मेरा व्हीकल क्या होगा? स्लिपरी हो जाएगा और मूव नहीं कर पाएगा। इन रेनी सीजन ये फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी होती है वो क्या करती है? स्किड करती है। क्या करती है? स्किड। ठीक है? अभी स्किड वर्सेस स्लिप में भी आपको अंतर बता दूंगा, पर पहले हम वो टॉपिक करते जो हम कवर करते। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि रोड की कौन सी कैरेक्टर को हमने लेना है। रोड के हमें फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स को लेना है, ठीक है, जो कि मटेरियल पर डिपेंड होती है। सो ये फिगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। व्हाट आर द इनपुट्स? वी हैव 3 इनपुट्स लाइक वेलोसिटी, रोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्स्टिकल। तो ये मैंने तीनों समझा दिए। अब आउटपुट की बात करते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट ए फॉर्मूला फॉर SSD। तो इनपुट पैरामीटर्स मैंने यहाँ पुट करने हैं और आउटपुट पैरामीटर्स से मेरे को वैल्यू पता चलेगी। तो आउटपुट क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए। तो आपको इसको स्टेज बाय स्टेज समझना है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ? आपने ए पोजीशन पे जब आपका व्हीकल है, it is in the maximum velocity or we can say initial velocity, so this v is v max। ओके, सो दिस v is v max। ए पोजीशन पे आपने ये देखा कि आपका ऑब्स्टिकल विच इज प्लेस्ड एट सी पॉइंट, आपने ऑब्जर्व किया अपने ऑब्स्टिकल्स को। ड्यू टू दिस ऑब्स्टिकल यू नीड टू अप्लाई ए ब्रेक। ऐसे ही होगा ना? आपने ऑब्स्टिकल देखा और अब आप ब्रेक लगाओगे, लेकिन ब्रेक लगाने तक मतलब आपके दिमाग से स्टिमुलेशन जाने तक और आपके ब्रेक पैडल को दबाने तक एक लैग टाइम हो जाता है। एक लैग टाइम होता है, जिस लैग टाइम को हम कहते हैं रिएक्शन टाइम। क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। इस रिएक्शन टाइम में ये वेलोसिटी वी मैक्स से व्हीकल स्टिल गोइंग ऑन, मतलब ये वी मैक्स से इस रिएक्शन टाइम में मूव कर रहा है। तो आपको पता है वी मैक्स इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम आपका रिएक्शन हो गया। सो दिस डिस्टेंस इज योर लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस विल बी इक्वल टू reaction time multiply V max। Is it clear? So this Yes sir. lag distance is known as reaction distance। Is it clear? Yes sir. अब आप जब B पोजीशन पे पहुंचे, फाइनली योर ब्रेन टेक डिसीजन, नाउ आई नीड टू ब्रेक, आई नीड टू अप्लाई ब्रेक। तो यहाँ से आपने ब्रेक पैडल प्रेस करना शुरू किया है। जैसे जैसे आपने ब्रेक पैडल शुरू किया, योर व्हीकल
which is velocity having Vmax at the V position, will be reduced up to this point C so that the velocity V equal to 0. Is it clear? So ब्रेक लगाते हुए आपकी गाड़ी सडन तो नहीं रुकेगी. It takes some distance and that distance is known as your braking distance. That distance is known as your braking distance. Is it clear? Yes, sir. Okay, so I can say that my SSD formula will be equal to my reaction or lag distance plus braking distance. Is it okay? So I already defined formula for reaction time. Reaction distance का formula हमने लिख लिया. Now I derive formula for braking distance. So braking distance के formula के लिए हमें law of motion apply करना पड़ेगा. braking distance के लिए formula के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Law of motion, Newton law of motions. We use Newton law of motion so that we calculate the formula for braking distance. Before going to this part, I just clarify the reaction time to you. अब ये रिएक्शन टाइम मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन टाइम क्या होता है और कितना होता है, क्योंकि देखो वी मैक्स आपको पता है, वी मैक्स आपको ओडोमीटर से आपको स्पीडोमीटर से आपको मिल जाएगी, स्पीडोमीटर से आपके पास वी मैक्स मिल जाएगा जिस व्हीकल वेलोसिटी से आप जा रहे हैं. पर ये रिएक्शन टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो रिएक्शन टाइम देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो रिएक्शन टाइम डिपेंड ऑन 4 एक्टिविटी विच इज नोन एज PIEV. तो ये जो थ्योरी होती है इसको हम कहते हैं पी थ्योरी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इंटरव्यूज में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो पी थ्योरी पे डिपेंड करता है. अब P stand for perception, I stand for intellection, E for emotion, V for violation. Now I tell you that what is the exact meaning of these terms. So whenever you see an obstacle, your senses will work. आपके पास senses होते हैं, skin, ear, eyes, ठीक है. तो उससे आप क्या करते हो, you generate stimulus, ठीक है, जो आपके स्पाइन कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन में जाती है. सो द फर्स्ट एक्टिविटी जहां पे आप सेंस करते हो, दिस इज योर परसेप्शन. इज इट क्लियर? जहां पे आपको सेंस करते हो चीजों को, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं परसेप्शन. आफ्टर दैट द स्टिमुलस थ्रू योर स्पाइन कॉर्ड्स. स्पाइन कॉर्ड पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. स्पाइन कॉर्ड जो आपके बैक सबसे लंबी बोन भी होती है, बैक बोन भी होती है. तो स्पाइन कॉर्ड से आपके नर्वस सिस्टम में जाता है न्यूरॉन के फॉर्म में. न्यूरॉन के बीच में करंट्स होता है, तो ये नर्वस सिस्टम में जाता है. तो वहाँ पे आप दो एक्टिविटी परफॉर्म करते हो अपने ब्रेन में. एक है इंटेलेक्शन और एक है इमोशन. इंटेलेक्शन मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन को नया आइडिया मिलता है. जब भी आप किसी सिचुएशन को देख के एक नए आइडिया को क्रिएट करते हो, उस एक्टिविटी को आप इंटेलेक्शन कहते हो. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास न्यू आइडिया होना चाहिए. तो इंपॉर्टेंट ये है कि नया आइडिया जनरेट होना चाहिए ब्रेन में हर वक्त, ठीक है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्शन. और उसके बाद आपके पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, या आप कह लें कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेज में होते हैं अपनी बॉडी में. मतलब आप एंगर हो सकते हो, आप हैप्पी हो सकते हो, आप लो फील कर सकते हो. तो उन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिसीजन लेने पे. तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर इमोशन. सुपरस्टिशन, कभी कभी आप किसी चीज़ को बुरा मान जाते हो, तो वो सब चीज़ें भी किस में आते हैं? इमोशन में आते हैं. इन दोनों एक्टिविटी के बाद आप क्या करते हो? फाइनली यू विल टेक ए डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज योर रिस्पॉन्स, एंड दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज योर वायलेशन. फाइनली आपने क्या किया? ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है, वो आपका क्या हो गया? वायलेशन हो गया. सो टाइम टेकिंग फ्रॉम परसेप्शन टू वायलेशन वाया intellection and emotion, this time is known as your reaction time. क्या कहते हैं इस टाइम को? हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, Reaction time. ठीक है. और एक होता है आपका रिफ्लेक्स टाइम. एक आपका क्या होता है? रिफ्लेक्स टाइम. अब रिफ्लेक्स टाइम में क्या होता है?
रिफ्लेक्स टाइम में, लेट मी क्लियर दिस थिंग फॉर यू, रिफ्लेक्स टाइम में you just feel, you just generate stimulus through your spine cord, but that message never go to your brain. वो ब्रेन में नहीं जाता, आपके सेंसेस को फील होता है एंड देन फाइनली यू जस्ट टेक एनी रिस्पॉन्स. तो उस रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. मतलब इन सिंपल वर्ड, रिफ्लेक्शन इज अ टाइम फ्रॉम परसेप्शन टू वायलेशन विदाउट आई एंड ई एक्टिविटी. तो रिफ्लेक्स टाइम आपका क्या होता है, ये होता है. अब आप बताइए रिफ्लेक्स टाइम कैसे हम कम करते हैं. जब मैंने आपको ये बोला कि आपके ब्रेन में हर बार एक ही तरीके के सेंसेस जाते रहेंगे तो न्यू आइडिया क्या होंगे, वो जनरेट होना कम हो जाते हैं. न्यू आइडिया जनरेट होना कम होते हैं. इसकी वजह से जब न्यू आइडिया ही नहीं जनरेट होंगे तो इमोशन तो होगा ही नहीं ब्रेन में. फिर मतलब उस स्टेज, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए देखो, इंटेलेक्शन प्रॉपर्टी नहीं होगा तो फिर इमोशन एक्टिविटी अगर होने का कोई मतलब नहीं है. तो उस केस में हमारा आई और ई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होता है. जब भी हमारे दिमाग में किसी चीज को लेकर न्यू आइडिया आते हैं, न्यू आइडिया नहीं आते, तो उस केस में हमारा ब्रेन वर्क नहीं करता, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स टाइम. इज इट क्लियर? तो आप देख सकते हो इस फिगर में भी कि रिएक्शन टाइम इज ग्रेटर देन योर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स टाइम. इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हर बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा रिफ्लेक्शन टाइम अच्छा हो जाए. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, समझ में आ रहा? तो आईआरसी ने ये रिफ्लेक्स टाइम किसका लेगा, आईआरसी ने ये रिफ्लेक्स टाइम चिल्ड्रन का लिया है या मिड एज के ड्राइवर का लिया है या ओल्ड एज के ड्राइवर का लिया है. हमारे पास फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के क्या है, एज ग्रुप्स होते हैं. तो आईआरसी ने इन सब के अकॉर्डिंग एक वैल्यू सेट कर दिया है विच इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड. सो योर रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड. okay, this is given by IRC, Indian Road Congress, for the condition of Indian driving condition, Indian drivability. is it clear? तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई आपको. okay, now I am going to derive braking distance. see क्या होता है. तो उससे पहले मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ. दिस इज योर प्लेन रोड. okay, this is my A point, this is my B point, and this must be my C point according to figure. So my velocity up to A to B is Vmax, small vmax. Vmax means the unit of Vmax I am taking here meter per second. okay, so देखो गाड़ी A पॉइंट पे थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी. तो A से B उसने जो टाइम लिया वो टाइम हमारा क्या हुआ, रिएक्शन टाइम हो गया. और इस रिएक्शन टाइम में एक डिस्टेंस हुई जिसको हमने रिएक्शन डिस्टेंस कही. इसकी वैल्यू क्या होगी, वी मैक्स इंटू टी रिएक्शन. और टी रिएक्शन हमारा टाइम रिएक्शन हमारा यहाँ पे कितना है, 2.5 सेकेंड. इसीलिए मैंने वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लिया बिकॉज माई टाइम इज हेयर इन सेकेंड्स. तो यहाँ पे आपको ए से बी की डिस्टेंस मिली. Yes, sir. उसके बाद मेरा व्हीकल, नाउ माई व्हीकल रीच टू B point. When my vehicle reach to B point, my velocity is V max. Okay, and at this point, my velocity of vehicle is 0. So what is the change? What is actually change here? Actually, energy is change here. Which type of energy? Which is kinetic energy. That is kinetic energy. Okay. So this kinetic energy at B point is half mv square, where half mass m is represent mass of vehicle, v max is represent the velocity maximum, or we can say that in simple word this is vb, velocity at B point.
So kinetic energy at C point is half m v square, half m v for mass of vehicle, and velocity at C point is 0. So here this is the 0. तो kinetic energy C पे कितनी होगी? 0 होगी. What is the change in kinetic energy? The change in kinetic energy is B से A C के बीच की एनर्जी को क्या करो हम? देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या है यहाँ पे? C माइनस काइनेटिक एनर्जी एट B. तो 0 माइनस हाफ m v स्क्वायर. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m v स्क्वायर माइनस, दिस इज माई काइनेटिक एनर्जी. इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इक्वेशन फर्स्ट आ गया समझ में? यस सर. इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गया. इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? एक और एनर्जी यूज हो रही है. एक और एनर्जी यूज हो रही है. वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जब हमारा ग्रेजुएशन चेंज होता है, जब कभी हमारा एक बॉडी अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो ये एनर्जी चेंज होती है. तो आपको कहीं पे बी और सी में एलिवेशन चेंज देखने को मिल रहा है? नो सर. नो सर. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे एक लास्ट एनर्जी बचती है. देखो मोशन की तो दो एनर्जी हो गई, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, वो हमने यहाँ पे यूज कर दी. अब एक लास्ट एनर्जी होती है. जब ये व्हीकल यहाँ मूव कर रहा था तो इसने एक ब्रेक अप्लाई किया, उससे वजह से क्या होगा? एक ब्रेक फोर्स लगेगा. और ब्रेक फोर्स हमारा क्या क्या होगा? ब्रेक फोर्स क्या लगेगा? ब्रेक फोर्स हमारा कौन से डायरेक्शन में लगेगा? दैट विल बी इन द रिटार्डेशन डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना. एक्शन इधर है, रिएक्शन उल्टा होगा. ऐसा ही तो होता है न्यूटन में, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन. जो लॉ है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं. तो ब्रेक फोर्स यहाँ पे, ब्रेक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है वेट इनटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ ब्रेकिंग एफिशिएंसी. ये ब्रेकिंग एफिशिएंसी है. अब W हमारा क्या है? मास इनटू ग्रेविटी. ठीक है, मास इज द वेट ऑफ व्हीकल को हमने कन्वर्ट कर दिया मास इनटू जी में. अब ये जो फ्रिक्शन है, जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, फॉर आइडल केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो ब्रेक एफिशिएंसी है वो हमारे फ्रिक्शन कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट कर रही है. यानी कि जितना ब्रेक मेरे डिस्क और टायर के बीच लग रहा है, देखो मैं बड़ा बना देता हूँ. दिस इज योर टायर, दिस इज योर डिस्क. तो डिस्क पे जितना फ्रिक्शन लग रहा है, जितना ब्रेक अप्लाई मैंने डिस्क पे किया, उतना ही फ्रिक्शन टायर और रोड सरफेस के बीच लग रहा है. तो ये मैंने एज्यूम किया है फॉर आइडल केस में. तो FB इज इक्वल टू FR. तो यहाँ पे ये जो ब्रेक एफिशिएंसी है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में. इज इट क्लियर? अगर आइडल केस नहीं है तो ये बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा. ठीक है, आप जब भी ब्रेक लगाते हो तो अगर आप रफ सरफेस पे हो तो आपकी डिस्टेंस ABS भी होगा तो ज़्यादा होगा. अगर आपकी सड़क अच्छी होगी तो आप जल्दी रुकोगे. अगर आपके टायर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज हेयर वी हैव टू सरफेसेस, वन इज रबर टायर, अनदर इज रोड मटेरियल. तो इन दोनों के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना ब्रेक, जो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है. ठीक है, बट हम तो बात कर रहे हैं ब्रेक की, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है? ब्रेक फोर्स है. सो दिस ब्रेक फोर्स विल बी अप्लाई फॉर आइडल केस इज इक्वल टू लाइक दिस. अब ये लग रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ. ठीक है, नेगेटिव ले रहा हूँ. सो अब आप मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 2, ब्रेक फोर्स हमारा mgf ले लेता हूँ मैं अभी. दिस इज माय सेकंड इक्वेशन विच नेगेटिव, सॉरी दिस इज द फर्स्ट वन इज नेगेटिव. हाँ चलो ठीक है. अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन कर देंगे. तो इस वजह से हमारी इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगी. होगी कि नहीं होगी? यस सर. ठीक है, तो इसका मतलब हाफ m v b
square will be equal to mgf. Here f is a longitudinal friction. ओके, सो बस m से m काट Yes. दीजिए, फिर ये वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इसके साथ एक और चीज आएगी, ब्रेक फोर्स लगाया साथ में लेंथ भी आएगी, मास फ्रिक्शन इनटू लेंथ, तो यहाँ पे आप लेंथ भी इंक्लूड कर दीजिए क्योंकि कितने लेंथ तक मूव किया है। देखो Hmm. फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, वर्क डन। फोर्स मेरा क्या है, वेट, ब्रेक भी लगा रहा हूँ तो ये फैक्टर आ गया, फोर्स का फैक्टर ये। डिस्टेंस मेरी क्या है, डिस्टेंस मेरी बी से सी है, बी से सी डिस्टेंस है, तो इसको मैंने क्या ले लिया, एल ले लिया, लेंथ ऑफ बी से सी। ठीक है, तो ये वर्क डन होगा। ब्रेक फोर्स मेरा क्या है, एम जी है। ठीक है, एम जी एफ मेरा क्या है, ब्रेक फोर्स है। अब इससे वर्क डन कराना है, वर्क डन ही तो, वर्क डन कराऊंगा तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्टेंस से। ठीक है, तो उसको मैंने एल से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर, डाउट Yes, तो sir. नहीं? देखो यस सर। मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, ब्रेक फोर्स मेरा है वेट इंटू जी। ठीक है, और मेरा वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब वर्क एफ डब्ल्यू इंटू एफ कर दिया मैंने, फोर्स, और डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, बी से सी हो गया, बी से सी को मैंने लेंथ ले लिया अभी के लिए, तो मेरा यही तो मेरा ब्रेक एनर्जी आएगा अब। ठीक है, तो ये ब्रेक फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ करने से ये आ गया, तो यहाँ पे हम इसको लेंथ भी ले लेते हैं, तो m से n कटा, बचा आपका क्या, एफ एल जी इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से l इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर जी एफ आ गया। ठीक है, और अब यहाँ पे g की वैल्यू रख दीजिए 9.81 वी स्क्वायर एफ इंटू 2, तो कितना होगा इसका आंसर, चलो जो भी है, पर इतना याद रखो कि ये आपका बन गया है, आप उसको बाद में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, Yes, sir. ओके, सो नाउ आई मूव बैक टू माय फिगर। सो फिगर में क्या है भाई, फिगर में हम देखते हैं कि ये तो मेरे पास आ गया, इसको रब कर देता हूँ मैं। सो इन दिस फिगर दिस इज माय वी टी रिएक्शन। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ आ गया, तो ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ गया, एस एस डी आ गया, तो एस एस डी यहाँ पे समझ में आ गया आपको। Yes, sir. और ये जो v सर है, ये वेलोसिटी वो है जहाँ जिस वेलोसिटी से व्हीकल मूव कर रहा है। अब वो चेंज करेगा इसको 10 20 30 40 इसके हिसाब से। तो अगर मैं आपको एस एस डी का फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे, एस एस डी फॉर्मूला इज इक्वल टू वी वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2gf। ठीक है, अब देखिए एस एस डी किस किस पे डिपेंड करती है, एस एस डी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, विच इज योर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो दो चीज़ों पे हमारी एस एस डी डिपेंड करती है। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, इसके Hmm. अलावा ये तो फ्लैट सड़क की बात थी। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आपका ग्रेडियंट होगा, सड़क में ग्रेडियंट है तो क्या होगा, और उसमें क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, ब्रेक एफिशिएंसी कितनी है। तो मैं इसको बता देता हूँ, सपोज ये आपका ऊपर की तरफ सड़क है, तो ये कौन सा ग्रेडियंट होगा, पॉजिटिव ग्रेडियंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/n। ठीक है, या फिर मैं सिंपली ऐसे करो, इसको 1/n करो, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको n। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ परसेंटेज में, इसको मैं n परसेंटेज भी लिख सकता हूँ, मतलब क्या होगा, n/100। तो स्लोप को मैं तीन तरीके से शो करता हूँ। तो सपोज अभी मैं जो मेरी सड़क है इसका स्लोप है n परसेंटेज में शो कर रहा हूँ। इट्स मीन्स दिस वैल्यू इज n, दिस इज योर n एंड दिस इज योर 100, तो n परसेंटेज में आ गया। तो अब आपका ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या चेंज होगा, ये पॉजिटिव n है। ठीक है, जो गाड़ी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है उसके लिए पॉजिटिव n है, और जो गाड़ी यहाँ से नीचे आ रही है उसके लिए कौन सा n हो जाएगा, नेगेटिव n परसेंटेज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस फॉर्मूले में n कहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करना, हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, प्लस माइनस n परसेंटेज।
तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे। ओके, क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आपका बनता है ब्रेक एफिशिएंसी पे। अब कभी कभी बोलता है कि 100% ब्रेक लगने के जगह आपका जो ब्रेक लग रहा है वो 80% लग रहा है, या 20% लग रहा है, या 50% लग रहा है, तो कहाँ पे चेंज करेंगे आप? अभी मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपके ब्रेक 100% के बजाय 50% वर्क कर रहे हैं। तो जब आपके ब्रेक 50% वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सी वैल्यू चेंज करनी है आपको इस पूरे फॉर्मूले में? ब्रेक फोर्स चेंज करोगे ना आप, और ब्रेक फोर्स डिपेंड करता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे। अब अगर आपका 50% है तो जो आपकी एफ की वैल्यू है उसको आप क्या ले लोगे, जो आपका नया एफ बनेगा वो आपका इनिशियल एफ मल्टीप्लाई 50%। तो यानी कि जो आपका ब्रेक फोर्स हो जाएगा वो इसको एफ की वैल्यू को चेंज करना है आपको। ओके, यस सर। इज इट क्लियर? और अभी हमारे पास एफ की वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कितना, लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आईआरसी के अकॉर्डिंग, विच इज 0.35 टू 0.4। सो अगर 50% होगा 0.4, ठीक है। लेट टेक एन एग्जांपल। सपोज यू आर मूविंग ऑन ए हाईवे। लिखो कॉपी में लिखो फटाफट। यू आर मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर per hour on a highway, having coefficient of friction is 0.4, on a plain highway। ठीक है, प्लेन हाईवे मतलब ग्रेडियंट कुछ नहीं है यहाँ पे, प्लेन हाईवे, नो ग्रेडियंट, n इक्वल टू 0%। वैसे 0 नहीं होगा पर नॉट यस सर। नॉट एप्लीकेबल होगा, 0 नहीं कहेंगे हम इसको, n इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। So this is your question. You are moving with a velocity 50 kmph, having a friction coefficient of road is 0.4, and the brake efficiency of your vehicle is 70%. Braking efficiency of vehicle is 70%. Find SSD. This is the question number 1. Okay. Now question number 2. यस सर। Question number 2 है, you are moving with a velocity 20 meter per second on a inclined road of 2% gradient, on an inclined road of 2% gradient with 100% brake efficiency of vehicle. Find safe SSD. क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया? यूनिट देखिए मीटर पर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट क्या चेंज कर दिया है, किलोमीटर पर, तो आपसे चेंज कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड में। रिएक्शन टाइम आपको पता है कितना होगा, 2.5, तो ये तो निकल जाएगा इजीली। आफ्टर दैट जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन दे रखी है 0.4। अब यहाँ पे 70% है तो 0.4 मल्टीप्लाई 70% अप्लाई होगा यहाँ पे एफ की वैल्यू, एन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, आंसर आ यस सर। जाएगा। तो फर्स्ट इज वेरी सिंपल, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, यस सर। सब चीज दी थी, बस ये किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देना। सेकंड क्वेश्चन की बात करिए। सेकंड क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड है। ओके, यस सर। ऑन ए इंक्लिनेशन रोड, तो ये प्लस इंक्लिनेशन मतलब चढ़ाई चढ़ रहा है तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2%, इसकी कौन सी वैल्यू रखेंगे, प्लस 0.02। तो ये आपकी वैल्यू होगी एन की, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में दिया रखा है, तो आपको ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे। क्या क्या रखेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या है, 0.02।
और 100% है तो f की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी है, एज्यूम करनी है IRC के अकॉर्डिंग 0.35। सो यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.35। सो when you put these value in this formula you will get the SST for question number 2 also. So this is the end of lecture. If you have any doubt and queries, please ask. Shall I leave? Yes, sir. Okay, thank you. Have a nice day. You are a lovely full audience.